हाय एवरीवन, विश यू गोइंग वेल एंड वेलकम टू सुपर अकेडमी। लास्ट लेक्चर में जो हमने लास्ट लेक्चर पढ़ा था, जिसमें मैंने आपको सिटीजनशिप से रिलेटेड आर्टिकल्स पढ़ाए थे। सिटीजनशिप से रिलेटेड कौन कौन से आर्टिकल, हमारे संविधान में क्या क्या प्रोविजन दिए गए हैं रिलेटेड टू द सिटीजनशिप, वो हमने पार्ट कंप्लीट किया था, राइट। इसके बाद मैंने आपको बताया था सिटीजनशिप एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया था, ठीक है। उसके बाद उसको अमेंड करके जोड़ा गया। तो आज उसी अमेंडमेंट या नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 के बारे में पढ़िए, राइट। अपना जो लास्ट लेक्चर था उसका एक रिवीजन करेंगे, देन उसके बाद अपना आगे का चैप्टर कंप्लीट करते हैं। तो वेलकम टू सुपर अकेडमी। सुपर अकेडमी में आप सभी का स्वागत है, जिसमें हम आपको सभी टॉपिक डिटेल वाइज और इसके साथ 1 to 1 भी फैक्ट वाइज भी कंप्लीट करा रहे हैं। तो हमारा जो चैप्टर था नागरिकता, जिसे हमने लास्ट लेक्चर में शुरू किया था, नागरिकता का एक रिवीजन करेंगे ताकि आप प्रीवियस लेक्चर से कनेक्ट हो जाएं, फिर उसके बाद अपना लेक्चर को आगे कंप्लीट करते हैं। सिटीजनशिप में मैंने आपको कहाँ तक बताया था? सबसे पहले मैंने आपको सिटीजनशिप की परिभाषा बताई थी, राइट। सबसे पहले मैंने आपको बताया था नागरिकता या सिटीजनशिप किसे बोलते हैं। नागरिकता या सिटीजनशिप क्या है? नागरिकता या सिटीजनशिप क्या है? मैंने आपको बताया था नागरिकता या सिटीजनशिप एक सुविधा है जो किसी भी व्यक्ति को किसी राष्ट्र के स्थायी निवासी होने के नाते प्राप्त होती है। जैसे हम भारत के स्थायी निवासी हैं, इसलिए भारतीय होने के नाते हमें क्या क्या प्राप्त हो, हम वोट दे सकते हैं, हमारी पहचान है, हमारे आधार कार्ड हैं, वोटर आईडी कार्ड है, राइट। तो मैंने आपको बताया था नागरिकता क्या है। नागरिकता एक सुविधा है जो प्रत्येक व्यक्ति को किसी राष्ट्र के स्थायी निवासी होने के नाते प्राप्त होती है। जैसे आपके फंडामेंटल राइट्स हो गए, आपका वोटर आईडी कार्ड हो गया, आपका आधार कार्ड हो गया, क्लियर। तो नागरिकता का अर्थ समझ में आया। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि नागरिकता के संबंध में भारत में जो प्रावधान किए गए हैं वो किस प्रकार के हैं। नागरिकता कैसी है? हमारे संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। कैसी नागरिकता? एकल नागरिकता, यानी हम सब क्या हैं, हम सब भारतीय हैं। आप किसी भी स्टेट से हैं, आपकी स्टेट वाली नागरिकता नहीं चलेगी, आप क्या स्टेट के निवासी हैं और भारत के नागरिक हैं, क्लियर। और ये एकल नागरिकता का प्रावधान हमने कहाँ से लिया है, किस संविधान से लिया है? तो ब्रिटेन के संविधान से लिया है। यूएस में मैंने आपको बताया था, अमेरिका में डुअल सिटीजनशिप है, यानी कि दोहरी नागरिकता है। वहाँ राज्य के भी नागरिक होते हैं और राष्ट्र के भी नागरिक होते हैं। इतना बात समझ में आई। इसके बाद मैंने आपको बताया था नागरिकता किस संबंध में, या नागरिकता का कॉन्सेप्ट सबसे पहले किसने दिया? तो अरिस्टोटल, एक फिलोसोफर है और पॉलिटिकल थिंकर है अरस्तु। उनके बारे में आपने पढ़ा होगा। अरस्तु ने सबसे पहले नागरिकता का कॉन्सेप्ट दिया था, क्लियर। अब भारतीय संविधान में नागरिकता के संबंध में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। संविधान में आर्टिकल 5 से 11 भाग 2 किसके संबंध में प्रावधान करता है? नागरिकता के संबंध में प्रावधान करता है, ठीक। जिसमें मैंने आपको बताया था आर्टिकल नंबर 5 कहता है प्रारंभ से नागरिकता। किसके प्रारंभ से नागरिकता? संविधान के प्रारंभ से नागरिकता। अर्थात जब संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो उस टाइम जो भारत के स्थायी निवासी थे वो क्या बन गए? भारत के नागरिक बन गए। प्रारंभ से नागरिकता, क्लियर। प्रारंभ से नागरिकता का अर्थ समझ में आया। इसके बाद मैंने आपको बताया था आर्टिकल नंबर 6 प्रावधान करता है पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों के लिए नागरिकता के अधिकार। जब भारत का विभाजन हुआ तो भारत के बहुत सारे लोग जो भारतीय थे वो कहाँ चले गए? पाकिस्तान चले गए, क्योंकि बॉर्डर्स जो थे अनिश्चित थे उस टाइम पर, ठीक है। और इस तरह जैसे वर्तमान में कम्युनिकेशन का सिस्टम है, उस टाइम पर नहीं था, तो लोगों को नहीं पता चला कि उनका गांव या उनका जो शहर है वो पाकिस्तान में चला गया है। तो ऐसे लोग जिनका जो गांव था या जो लोग पाकिस्तान चले गए थे और वो लौटकर भारत आए, उनके संबंध में प्रावधान हमें किस आर्टिकल में देखने को मिलता है? आर्टिकल नंबर 6 में। तो आर्टिकल नंबर 6 प्रावधान करता है पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों के अधिकार, क्लियर। इनको डिटेलिंग में मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में समझाया है। फिर इसके बाद
आर्टिकल नंबर 7 मैंने आपको बताया था। आर्टिकल नंबर 7 प्रावधान करता है भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों के नागरिकता संबंधी अधिकार, यानी कि जो भारत की स्वतंत्रता से पहले ही पाकिस्तान चले गए थे, ठीक है, फिर उसके बाद लौटकर भारत आए, तो उनके संबंध में अधिकार, नागरिकता संबंधी अधिकार हमें किस में देखने को मिलते हैं? आर्टिकल नंबर 7। समझ में आया? इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका आर्टिकल नंबर 8। आर्टिकल नंबर 8 क्या प्रावधान करता है? अनुच्छेद 8 कहता है भारतीय मूल के ऐसे व्यक्ति जो भारतीय मूल के हैं, यानी जिनका जन्म भारत में हुआ है, भारतीय मूल के हैं, इंडियन ओरिजिन है और भारत से बाहर रहते हैं, ठीक है, इंडियन ऐसे सिटीजन जो इंडियन ओरिजिन है और भारत से बाहर रहते हैं, उनके नागरिकता संबंधी अधिकार किस में दिए गए हैं? आर्टिकल नंबर 8 में। यानी कि भारतीय मूल के व्यक्तियों के नागरिकता संबंधी अधिकार, ठीक है, भारतीय मूल के हैं लेकिन बाहर गए हुए हैं, चाहे वो पढ़ने के लिए गए हों, नौकरी के लिए गए हों, बाहर उन्होंने विवाह किया है, इन किसी भी चीज़ से आपकी नागरिकता नहीं जाएगी। ये किस में कहा गया? आर्टिकल नंबर 8 में। इसके बाद आर्टिकल नंबर 9 कहता है यदि किसी व्यक्ति ने स्वेच्छा से किसी और राष्ट्र की, किसी और देश की नागरिकता का ग्रहण कर लिया है तो भारत की नागरिकता स्वयं समाप्त हो जाएगी। तो स्वेच्छा से अगर किसी व्यक्ति ने नागरिकता का त्याग कर दिया है या किसी और देश की नागरिकता ग्रहण कर ली है तो उसकी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। किसमें कहा गया? आर्टिकल नंबर 9 में। ये सभी आर्टिकल्स आपसे पूछे गए हैं, आप अपने प्रीवियस ईयर चेक करेंगे तो आर्टिकल्स दे के पूछा जाता है कि भारतीय मूल के व्यक्तियों से संबंधित नागरिकता का प्रावधान कौन सा आर्टिकल में किया गया है, प्रारंभ से नागरिकता का प्रावधान किस में किया गया है। आपके ये वाले आर्टिकल्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं हैं, 2, 6 और 7, क्योंकि अब समाप्त हो चुके हैं, लेकिन बाद के आर्टिकल्स आपको ध्यान रखना है। आर्टिकल नंबर 10 प्रावधान करता है, आर्टिकल नंबर 10 कहता है नागरिकता का बना रहना, कंटिन्यूटी ऑफ द सिटीजनशिप, यानी कि जब तक संसद विधि द्वारा किसी व्यक्ति को नागरिकता से वंचित नहीं करेगी, यानी कि विधि द्वारा ही किसी व्यक्ति की नागरिकता ली जा सकती है, अन्यथा नहीं। तो नागरिकता का बना रहना किस में दिया गया है? आर्टिकल नंबर 10 में। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट आर्टिकल नंबर 11 जो कहता है कि नागरिकता के संबंध में जो भी प्रावधान बनाए जाएंगे वो किसके द्वारा बनाए जाएंगे? वो संसद से द्वारा बनाए जाएंगे। यानी नागरिकता के संबंध में विधि बनाने का अधिकार किसको है? संसद को है, क्योंकि हमारी एकल नागरिकता है। तो एकल नागरिकता है तो इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट को अधिकार है, पार्लियामेंट को अधिकार है किसके ऊपर? नागरिकता के अधिकारों पर कानून बनाने का। कई बार पूछा जाता है कि कौन सा मंत्रालय है जो ड्राफ्ट बनाता है नागरिकता के संबंध में, कोई भी नियम कानून बनाना है उससे पहले बिल आता है, ड्राफ्ट आता है, तो वो बनाने का अधिकार किसको है? गृह मंत्रालय को, ठीक है। गृह मंत्रालय या होम मिनिस्ट्री, क्लियर है? होम आर्टिकल समझ में आए होंगे। अब इसके बाद पढ़ते हैं। अब आप यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिए, क्या किसी भी आर्टिकल में ये प्रावधान किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को, अगर विदेशी को भारत की नागरिकता लेनी है तो वो किस प्रकार ले सकता हो, या अगर कोई भारतीय नागरिक है वो कोई ऐसी अनिश्चित गतिविधि करता है जिससे उसकी नागरिकता ली जानी चाहिए, तो किन किन आधार हैं, किन किन आधारों पर किसी की नागरिकता ली जा सकती है। तो कई बार क्वेश्चन बनता है कि संविधान के निर्माण के समय ऐसा कौन सा संविधान के निर्माण के समय ऐसा कौन सा पार्ट था जिस पर ध्यान नहीं दिया गया था, तो वो नागरिकता है। नागरिकता के संबंध में कोई विशेष प्रावधान नहीं किए गए थे जब संविधान लागू हुआ। इसमें बताया गया था कि पाकिस्तान से आने वालों को कैसे नागरिकता मिलेगी, भारत से जाने वालों को कैसे नागरिकता मिलेगी, या भारत में उस टाइम पर जो निवासी हैं उनकी नागरिकता के प्रावधान। इसके अलावा कोई भी प्रावधान नहीं था। अब मैंने आपको पढ़ाया आर्टिकल नंबर 11 कहता है कि संसद को अधिकार है नागरिकता के संबंध में विधि बनाने के लिए। तो संसद ने इन्हीं अधिकारों का प्रयोग करते हुए नागरिकता
नागरिकता संशोधन अधिनियम लाया 1995 में, क्योंकि भारत के विभाजन के समय उस टाइम बहुत सारी दिक्कत हो गई थी कि किस किन आधारों पर लोगों को नागरिकता दी जाए, किन किन आधारों पर नागरिकता बनी रहेगी। तो इन्हीं बातों पर विचार करने के लिए सबसे पहला अधिनियम आया नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955। क्लियर। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि नागरिकता अधिनियम 1955 में वर्तमान तक कितने संशोधन हो चुके हैं। तो वर्तमान तक इसमें 6 संशोधन हो चुके हैं। एग्जाम में कई बार पूछा जा सकता है, तो आपको ध्यान रखना है। पहला हुआ 1986 में, ये सभी संशोधन मैं आपको इस वाले लेक्चर में कंप्लीट कराऊंगी। 1986 में, फिर हुआ 1992 में, इसके बाद 2003 में, फिर 2005 में, 2015 और अब रिसेंटली जो CAA और NRC आया 2019। क्लियर। तो अभी तक 6 संशोधन हो चुके हैं, 1986, 1992, 2003, 2005, 2015 और 2019। अब पढ़ते हैं। अब एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिए, नागरिकता संशोधन अधिनियम में बताया गया कि नागरिकता किन किन आधारों पर मिल सकती है। नागरिकता प्राप्त करने के या प्राप्ति के प्रकार, कितने प्रकारों से कोई व्यक्ति नागरिकता ग्रहण कर सकता है। अब हम पढ़ते हैं पहला प्रकार। पहला, किन किन आधारों पर नागरिकता ली जा सकती है। जन्म के आधार पर, ठीक है, या जन्म से नागरिकता, बाई बर्थ। अब ये समझिए, जब ये अधिनियम आया था 1995 में, तो कहा गया जिनका जन्म भारत में होगा वो भारत के नागरिक होंगे। 1955 में जब नागरिकता संशोधन अधिनियम आया तो उसमें कहा गया कि जन्म के आधार पर किन किन को नागरिकता दी जाएगी। जिनका जन्म भारत में हो जाएगा वो सभी भारत के नागरिक हो जाएंगे। इससे बहुत दिक्कत हो गई, क्योंकि बहुत सारे लोग जो घूमने आए, ठीक है, जो शत्रु देश के लोग थे, उन सबको क्या मिल गई, उनके बच्चों को भारत की नागरिकता मिल गई। इसीलिए 1986 में जो हमारा पहला संशोधन हुआ 1986 में, उसमें कहा गया कि जन्म के आधार पर नागरिकता केवल उन्हीं को मिलेगी जिनके माता या पिता नागरिक होंगे भारत के। क्लियर। 1986 में कहा गया कि जन्म के आधार पर केवल उन्हीं को नागरिकता मिलेगी जिनके माता या पिता उस बच्चे के जन्म के समय भारतीय नागरिक होंगे। क्लियर। तो जन्म के आधार पर नागरिकता पहले किसी को भी, जिसका भी जन्म भारत में हो जाता था, उसको नागरिकता मिल जाती थी। कब से? 26 जनवरी 1950। इसमें कहा गया, जन्म के आधार पर नागरिकता में कहा गया था पहले, जब 1955 में यह अधिनियम आया था, कि 26 जनवरी 1950 को या इसके बाद जिसका भी जन्म भारत में होगा वो भारत के नागरिक होंगे। फिर उसके बाद 1986 में इसमें संशोधन किया गया। पहला संशोधन, ये पूछा जाता है कि नागरिकता अधिनियम में पहला संशोधन कब किया गया, तो 1986 में। इसमें कहा गया कि बच्चे के जन्म के समय उसके माता या पिता, ठीक, दोनों में से कोई एक या दोनों का भारतीय होना अनिवार्य है। उन्हीं के जन्म के आधार पर क्या मिलेगी, बच्चे को नागरिकता मिलेगी। तो जन्म के आधार पर बाई बर्थ आपको समझ में आया, बहुत ईजी है, इसमें कुछ ऐसा मुश्किल नहीं है। ठीक। दूसरा आता है वंश के आधार पर, वंश से या वंश के आधार पर, बाई डिसेंट। वंश के आधार पर नागरिकता, ठीक है, वंश के आधार पर नागरिकता का मतलब था कि जिसके पिता भारतीय होंगे, जिसके पिता भारतीय होंगे और उनके बच्चे का जन्म अगर विदेशों में होता है, ठीक है, जिसके पिता भारतीय होंगे और उसके बच्चे का जन्म विदेश में होता है, तो उसे वंश के आधार पर नागरिकता दे दी जाएगी। लेकिन 1992 में जो हमारा दूसरा संशोधन हुआ 1992 में, इसमें कहा गया कि वंशज केवल पिता को नहीं मानना चाहिए, माता को भी मानना चाहिए। इसमें माता को इंक्लूड किया गया। कहा गया कि अगर किसी भारतीय महिला, ठीक है, जिसने विदेश में शादी की है, भारतीय महिला, और उसके बच्चे का जन्म विदेश में होता है, तो उसके बच्चे को माता के वंश के आधार पर भारतीय नागरिकता दी जाएगी। क्लियर। वंश के आधार पर नागरिकता का प्रावधान 1995 में किया गया था, पिता के आधार पर। उसको संशोधित किया गया 1992 में। कहा गया कि माता के वंश के आधार पर भी बच्चे को नागरिकता मिलनी चाहिए।
तो 1992 में किसको इंक्लूड किया गया? माता को भी इंक्लूड किया गया। इतना समझ में आया? अब इसमें एक और संशोधन किया गया 3 दिसंबर 2004 को। 3 दिसंबर 2004 को इसमें एक नया क्लॉज जोड़ा गया। इसमें कहा गया कि माता या पिता के वंश के आधार पर केवल उसी बच्चे को नागरिकता मिलेगी जब माता पिता बच्चे के जन्म के 1 साल के भीतर इंडियन एम्बेसी में उसका रजिस्ट्रेशन कराएंगे। फॉर एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल लेते हैं प्रियंका चोपड़ा। प्रियंका चोपड़ा भारतीय नागरिक हैं, उन्होंने शादी की है अमेरिका में, ठीक है, उनकी बेटी है, तो उनकी बेटी को वो वंश के आधार पर भारत की नागरिकता दिला सकती हैं। लेकिन अब 2004 के बाद क्या इंक्लूड किया है कि जो प्रियंका चोपड़ा है उनको अमेरिका में जो इंडियन एम्बेसी है उसमें अपनी बेटी का रजिस्ट्रेशन कराना होगा 1 साल के भीतर, तब उनको भारत की नागरिकता मिलेगी, अन्यथा नहीं। अगर 1 साल से टाइम पीरियड ऊपर हो जाता है तो नागरिकता नहीं मिलेगी। समझ में आया? वंश के आधार पर नागरिकता, पहले पिता को वंशज माना गया था, फिर संशोधित करके माता को जोड़ा गया। फिर इसमें कहा गया नेक्स्ट में 2004 में कि अगर वो इंडियन एम्बेसी में रजिस्ट्रेशन कराते हैं 1 साल के भीतर तो भी उनको नागरिकता दी जाएगी। इतना समझ में आया? तो तीसरा आधार है हमारा पंजीकरण द्वारा। पंजीकरण द्वारा, बाय रजिस्ट्रेशन। बाय रजिस्ट्रेशन। अब रजिस्ट्रेशन से पहले तो आपको ध्यान रखना है किन किन व्यक्तियों को रजिस्ट्रेशन द्वारा भारत की नागरिकता दी जा सकती है। पहला ऐसे व्यक्ति जिनका जन्म कहाँ हुआ है? जिनका जन्म भारत में हुआ है, ठीक है, भारत में हुआ है और वो विदेशों में रहते हैं। क्लियर? जिनका जन्म भारत में हुआ है लेकिन वो विदेशों में रहते हैं, तो ऐसे भारत में हुआ है परंतु निवास कहाँ है, रहते कहाँ है? विदेशों में। क्लियर है? ऐसे व्यक्ति जिनका जन्म भारत में हुआ है लेकिन वो भारत के बाहर रहते हैं तो वो पंजीकरण द्वारा भारत की नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं। दूसरा, ऐसी महिलाएं, ठीक है, ऐसी महिला, ठीक है, जो किसी भारतीय पुरुष से, ठीक है, विवाह करती है, भारतीय पुरुष से विवाह कर रखा हो, किसी ने विवाह किया हो, किसी विदेशी महिला ने जिसने भारतीय पुरुष से विवाह किया हो या करने वाली हो, तो वो भी पंजीकरण द्वारा भारत की नागरिकता ले सकती है। तब ऐसी महिला जिसने भारतीय पुरुष से विवाह किया है, ठीक है, विवाह किया है या करने वाली है, किया है या करने वाली है, क्लियर, तो उसको भी पंजीकरण के आधार पर भारत की नागरिकता मिल जाएगी। क्लियर? अब तीसरा, ऐसे कॉमनवेल्थ देशों के नागरिक यानी राष्ट्रमंडल देशों के नागरिक, जो 2 आधार हैं इसमें, या तो भारत में रहते हैं या भारत सरकार की नौकरी करते हैं। राष्ट्रमंडल देशों से संबंधित नागरिक या राष्ट्रमंडल देशों के नागरिक जो भारत में रहते हैं, ठीक है, या नौकरी करते हैं, भारत सरकार की नौकरी करते हैं। किसकी नौकरी? भारत सरकार की नौकरी करते हैं, उनको भी पंजीकरण द्वारा नागरिकता दी जाएगी। अब आपको ध्यान रखना है पंजीकरण द्वारा नागरिकता के लिए क्या प्रावधान है। जब भी किसी इन 3 आधारों पर किसी भी व्यक्ति को नागरिकता चाहिए तो उसे भारत में 7 वर्ष तक रहना पड़ेगा, ठीक है, 7 वर्ष तक रहना पड़ेगा, अवैध प्रवासी नहीं होना चाहिए, उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्लियर होना चाहिए, तो इसके आधार पर गृह मंत्रालय उनको नागरिकता दे सकता है। क्लियर है? 7 वर्ष तक, कितने वर्ष तक रहना पड़ेगा उसको? भारत में नागरिकता के लिए पहले 7 वर्ष रहना पड़ेगा, उसके बाद वो अप्लाई करेंगे, फिर गृह मंत्रालय विचार करेगा कि उनको नागरिकता देनी चाहिए या नहीं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया क्या क्या आधार है, किन किन, कौन व्यक्ति ले सकता है। ऐसा व्यक्ति जो भारत में जिसका जन्म भारत में हुआ है लेकिन विदेशों में रहता है, ऐसी महिला जिसने भारतीय पुरुष से शादी की है, या राष्ट्रमंडल देशों के नागरिक। ठीक, उनका क्या क्या आधार होने चाहिए? एक तो ट्रैक रिकॉर्ड बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, 7 वर्षों तक भारत में रह रहे हो, ठीक है,
तो इस आधारों पर उनको पंजीकरण द्वारा नागरिकता पर गृह मंत्रालय विचार करेगा, उसके बाद वो दे भी सकता है और नहीं। तो पंजीकरण द्वारा नागरिकता का आधार समझ में आया, क्लियर। अब इसके बाद नेक्स्ट आपका फोर्थ आता है देशीयकरण द्वारा। देशीयकरण द्वारा बाय नेचुरलाइजेशन, क्लियर। अब देशीयकरण द्वारा किन किन को नागरिकता मिल सकती है? प्रत्येक विदेशी, ऐसे विदेशी जो स्वेच्छा से भारत की नागरिकता लेना चाहते हैं, ठीक है। इसमें सभी विदेशी आ जाएंगे जो भारत की नागरिकता लेना चाहते हैं, क्लियर। ऐसे विदेशी जो स्वेच्छा से भारत की नागरिकता लेना चाहते हैं, भारत की नागरिकता लेना चाहते हैं, ठीक। पंजीकरण में आधार थे कि किन किन को दिया जाएगा, इसमें ऐसे कोई आधार नहीं। अब इसमें आधार बताएं किन आधारों पर आपको नागरिकता मिलेगी। पहला तो 10 वर्ष तक भारत में रहना पड़ेगा। कोई भी ऐसा विदेशी है जो भारत की नागरिकता लेना चाहता है तो उसको पहले 10 वर्ष तक भारत में रहना पड़ेगा, क्लियर है। 10 वर्ष भारत में रहना पड़ेगा और इसके साथ साथ 11 वर्ष भारत में रहना पड़ेगा। और जब भी ऐसा व्यक्ति रजिस्ट्रेशन कराएगा, फॉर एग्जाम्पल कि कोई व्यक्ति 11 वर्ष भारत में रह लिया है, अब उसे रजिस्ट्रेशन कराना है, तो रजिस्ट्रेशन कराया उसने 25 मई 2024 को, तो रजिस्ट्रेशन की तिथि से 1 वर्ष पूर्व वो लगातार भारत में रह रहा हो, क्लियर है। रजिस्ट्रेशन कराना है उसको 25 मई 2024 को, तो उसको ठीक 1 साल पहले से यानी कि 25 मई 2023 से लगातार भारत में रहना पड़ेगा 11 साल से अतिरिक्त, यानी कि 11 साल प्लस 1 साल और कुल मिलाकर यहाँ पर 12 साल बैठते हैं। 1 साल आपको लगातार रहना पड़ेगा और 11 वर्ष ऐसे होने चाहिए कि आप बाहर भी जा सकते हैं, तो 1 वर्ष और तो टोटल कितने हो गए? 12 वर्ष, ठीक है। 12 वर्ष भारत में रहना पड़ेगा। भारतीय संविधान के अनुसूची 8 में से जो 22 भाषा दी गई हैं, 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा का अच्छा ज्ञाता हो, ठीक है। 22 भाषाओं में से एक भाषा आपको आती हो, एक भाषा का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। इसके साथ साथ कला, साहित्य और विज्ञान, वह व्यक्ति कला, साहित्य या विज्ञान ही रुचि रखता हो। इसके एग्जाम्पल आप देखेंगे मदर टेरेसा को भी भारत की नागरिकता किस आधार पर मिली? नेचुरलाइजेशन, देशीकरण द्वारा। करंट एग्जाम्पल देखेंगे 2016 में अदनान सामी को भारत की नागरिकता दी गई, किसके आधार पर? नेचुरलाइजेशन। भारत की भाषाओं में से एक भाषा को जानते हैं, भारतीय कला यानी संगीत में निपुण है, इस आधार पर उनको क्या मिली? भारत की नागरिकता, क्लियर। अब इसके बाद 5वां आधार है भूमि अर्जन। क्या? भूमि अर्जन इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसको ध्यान रखना है, ठीक है। थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, कॉन्सेप्ट इसमें ज़्यादा है। भूमि अर्जन बाय एक्वाइजेशन, बाय एक्वाइजिंग, ठीक है। अगर भारत किसी भूमि का एक्वायर कर ले, किसी भूमि को अर्जित कर दे, ठीक है, तो वहाँ पर रहने वाले जो व्यक्ति है स्वयं क्या हो जाएंगे? भारत के नागरिक। अगर भारत किसी भूमि का अधिग्रहण कर लेता है तो वहाँ पर रहने वाले व्यक्ति क्या हो जाएंगे? भारत के नागरिक, क्लियर। एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे भारत ने 16 मई 1975 को सिक्किम में भारत को सिक्किम में मिलाया, तो भारत के सिक्किम के जितने भी नागरिक थे वो क्या हो गए? भारतीय नागरिक बन गए, उनको भारत की नागरिकता स्वतः मिल गई। तो भूमि अर्जन द्वारा भी भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। 5 विधियाँ समझ में आई? जन्म से, वंश से, फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है पंजीकरण द्वारा। पंजीकरण के आधार ध्यान रखना है, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है देशीकरण द्वारा कैसे नागरिकता मिलती है। फिर उसके बाद आता है भूमि अर्जन। तो 5 प्रकार आपके किसमें दिए गए हैं? नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में, क्लियर। अब जैसे नागरिकता की प्राप्ति की जा सकती है वैसे नागरिकता की समाप्ति भी होती है। ये समाप्ति के आधार किसमें दिए गए हैं? नागरिकता अधिनियम 1955 में, क्लियर। नागरिकता अधिनियम
नागरिकता अधिनियम, नागरिकता संशोधन अधिनियम, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1995। क्लियर? पहला दिया गया है, पहला आधार है परित्याग। अगर कोई व्यक्ति स्वयं अपनी इच्छा से भारत की नागरिकता को त्याग देता है तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। तो पहला आधार क्या है? परित्याग। फिर दूसरा है पर्यवसन। पर्यवसान, जिसको हम बोलते हैं बर्खास्त करना भी कह सकते हैं, टर्मिनेट। ठीक है, अगर किसी की नागरिकता फर्जी पाई जाती है, ठीक है, अगर किसी की नागरिकता फर्जी पाई जाती है और भारत विरोधी कार्य करता है तो उसकी नागरिकता को टर्मिनेट कर दिया जाएगा, बर्खास्त कर दिया जाएगा। क्लियर? तीसरा आधार है वंचित कर देना। ठीक है, तीसरा है वंचित करना। वंचित करना, नागरिकता से वंचित भी किया जा सकता है। ठीक है, नागरिकता से वंचित भी किया जाता है। वंचित के आधार पढ़ लेते हैं, इसमें एक एक पॉइंट है। क्लियर? इसमें एक एक पॉइंट है, ये मैंने आपको समझा दी। परित्याग का मतलब हो गया कि जब कोई व्यक्ति स्वयं अपनी इच्छा से नागरिकता का त्याग करता है या दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो वो परित्याग में आता है। दूसरा पर्यवसन या बर्खास्त करना, अगर किसी की नागरिकता इनवैलिड है, उसने गलत तरीकों से प्राप्त की है तो उसको बर्खास्त कर दिया जाता है। तीसरा आता है वंचित करना। वंचित, किसी व्यक्ति को नागरिकता से वंचित कैसे किया जाता है? पहला आधार पढ़ लेते हैं इसके, वंचित करना। पहला आधार है संविधान के प्रति अनादर। अगर कोई व्यक्ति संविधान के प्रति अनादर व्यक्त करता है तो उसकी नागरिकता से उसे वंचित किया जा सकता है। क्लियर? दूसरा आधार आता है संविधान के प्रति अनादर व्यक्त करना। दूसरा आधार आता है यदि कोई व्यक्ति लगातार 7 वर्षों से, ध्यान रखना है कितना, लगातार 7 वर्षों से भारतीय इंडियन एम्बेसी को बिना सूचित किए विदेशों में रह रहा है तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। मान लीजिए कोई व्यक्ति अमेरिका में रह रहा है, 7 वर्षों से अधिक समय हो गया है और उसने इंडियन एम्बेसी को सूचित नहीं किया है कि मैं अमेरिका में इस स्थान पर इतने वर्षों से रह रहा हूँ, तो उसकी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। क्लियर है? यदि कोई व्यक्ति 7 वर्षों तक लगातार बिना सूचित किए, भारत सरकार को बिना सूचित किए विदेशों में रहता है तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है। तीसरा आधार है यदि कोई व्यक्ति युद्ध के समय या युद्ध के दौरान शत्रु राष्ट्र की सहायता करता है। शत्रु राष्ट्र की सहायता करता है यानी कि भारत में रहकर भारत के विरुद्ध कोई कार्यवाही करता है तो भी इसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। ठीक है? इसके बाद चौथा आधार आता है यदि किसी व्यक्ति को पंजीकरण द्वारा नागरिकता मिली है, पंजीकरण द्वारा नागरिकता मिली है या देशीयकरण द्वारा नागरिकता मिली है। ठीक है, पंजीकरण द्वारा या देशीयकरण द्वारा नागरिकता मिली है। समझ आया? पंजीकरण द्वारा नागरिकता मिली है, देशीकरण द्वारा नागरिकता मिली है और नागरिकता मिलने के 5 वर्ष के भीतर यानी कि 5 वर्ष अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं और उस व्यक्ति पर किसी अन्य देश में 2 वर्ष की सज़ा उसे दे दी गई है। क्लियर है? किसी व्यक्ति को पंजीकरण या देशीकरण के द्वारा नागरिकता प्राप्त हुई, ठीक है, उसी के 5 वर्ष के भीतर उसको दूसरे देश में 2 साल की सज़ा मिल जाती है तो इस आधार पर भी आपकी नागरिकता से उस व्यक्ति को वंचित किया जा सकता है। तो नागरिकता समाप्ति के आधार 3 है। ठीक है, वंचित करना, परित्याग या पर्यवसन। ठीक है, नागरिकता प्राप्ति के 5 आधार हों, जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, पंजीकरण द्वारा, देशीकरण द्वारा और भूमि अर्जन के द्वारा। ठीक है, समझ आया होगा, होप अच्छे से आपको समझ आया होगा। ये थोड़े से कॉन्सेप्ट ऐसे हैं कंफ्यूजिंग, लेकिन ये नोट्स आप अच्छे से बनाएंगे, प्रिपेयर करेंगे। शॉर्ट नोट्स ही बनाने हैं, इसको आप बुक से पढ़ेंगे तो बहुत माता पिता का जन्म ऐसे करके बहुत सारी डिटेलिंग इसमें दी हुई है। ओके, नहीं जाना है, सिंपल फैक्ट है, सिंपल आपको पढ़ना है और इसी की प्रैक्टिस करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लीजिए इसके साथ,
तो आपका ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। किसी को कोई डाउट? जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर ये जो अमेंडमेंट हुए हैं इनको ध्यान रखना है। 1992 में दूसरा अमेंडमेंट था, 2004 में इसमें एक और चीज़ इंक्लूड की गई। क्लियर? ये आपके समझ आया होगा। अब नोट्स जो आपको प्रोवाइडेड होंगे उनसे एक बात देख लेते हैं। जन्म के आधार पर नागरिकता, कोई व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके पश्चात भारत में हुआ हो, भारत का नागरिक होगा। ये पहला जो 1995 में लाया गया था अधिनियम, उसमें प्रावधान किया गया था। इसमें 2 अपवाद भी थे, ठीक है, इसमें 2 अपवाद भी थे। क्या थे? एक्सेप्शंस क्या थे? कि विदेशी राजनयिकों के जो बच्चे हैं उनको भारतीय नागरिकता नहीं मिलेगी। जाहिर सी बात है, वो डिप्लोमेट्स कहाँ के हैं, जहाँ जिस एम्बेसी के वो अधिकारी हैं उसके डिप्लोमेट्स, ठीक है। अमेरिका एम्बेसी इंडिया में है, तो अमेरिका के डिप्लोमेट्स के जो बच्चे हैं वो भारत के नागरिक नहीं होंगे। क्लियर है? विदेशी राजनयिकों के भारत में जन्मे बच्चे। फिर उसके बाद शत्रु के अधीन किसी भारतीय भूभाग में जन्मे बच्चे को भी भारत की नागरिकता नहीं दी जाएगी। इसमें 1986 में संशोधन किया गया और कहा गया जिसके अनुसार जन्म से नागरिकता के लिए व्यक्ति के जन्म के समय, ध्यान रखना है, जन्म के समय, जब उसका जन्म हुआ है तब उसके माता या पिता में से किसी एक का भारतीय नागरिक होना क्या कर दिया गया? अनिवार्य कर दिया गया, आवश्यक कर दिया गया। नेक्स्ट आता है आपका वंश के आधार पर। भारत के बाहर किसी अन्य देश में 26 जनवरी 1950 को या इसके बाद जन्म लेने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक हो सकता है यदि उसके जन्म के समय उसके माता या पिता में से कोई भी एक भारत का नागरिक हो। क्लियर है? जनता है कि माता की नागरिकता के आधार पर विदेशों में जन्मे व्यक्ति को नागरिकता का प्रावधान तब किया गया, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा किया गया। इसी को मैंने आपको पॉइंटर्स में बता दिया है। क्लियर? 3 दिसंबर 2004 के बाद भारत में बाहर जन्मा कोई भी व्यक्ति वंश के आधार पर भारत का नागरिक नहीं हो सकता यदि उसके जन्म के 1 वर्ष के भीतर भारतीय वाणिज्यिक दूतावास में उसके जन्म का पंजीकरण ना करा दिया गया हो या केंद्र सरकार की सहमति से उसे उक्त अवधि में पंजीकरण ना हुआ हो। क्लियर है? तो पंजीकरण कराना अनिवार्य कर दिया गया है कब? 2004 के बाद से। नोट्स आपके पास जाएंगे, लेकिन मैं आपसे यही कहूँगी कि आप पॉइंटर्स में नोट्स बनाएं। इतना पीडीएफ में लिखने में टाइम भी जाता है और वो इफेक्टिव भी नहीं हो पाता इतना। पंजीकरण से बाय रजिस्ट्रेशन निम्नलिखित व्यक्तियों में से कोई व्यक्ति पंजीकरण द्वारा भारत की नागरिकता ग्रहण कर सकता है। पंजीकरण आवेदन हेतु करने की तिथि से 6 माह, ठीक है, पहले 6 महीने था, ठीक है, पहले 6 महीने था, अब 7 वर्ष कर दिया गया है। 7 वर्ष पूर्व भारत में निवास कर रहा हो। यहाँ पर आई थिंक मिस हो गए हैं आधार, आपको मैंने लिखवा दिए। ऐसा व्यक्ति जिसका जन्म भारत में हुआ है, बाहर रह रहा है, विदेशी महिला जिसने भारतीय पुरुष से विवाह किया है, या कॉमनवेल्थ के नागरिक, ठीक, तीनों आप इसमें इंक्लूड करेंगे। देशीकरण बाय न्यूट्रलाइजेशन, कोई विदेशी व्यक्ति जो वयस्क है, ठीक है, 18+ होना चाहिए, वयस्क है, अपने देश की नागरिकता का परित्याग करके भारत सरकार को इसकी सूचना दिया हो कि मैंने अपनी देश की नागरिकता को त्याग दिया है और भारतीय नागरिकता के आवेदन से पूर्व कम से कम 1 वर्ष लगातार भारत में रह रहा हो। इसके साथ साथ 1 वर्ष पूर्व कुल मिलाकर कम से कम 11 वर्ष तक भारत में रह चुका हो, ठीक है। 11 वर्ष तो कुल मिलाकर जितना टोटल उसका टाइम भारत में गया है वो कुल मिलाकर 11 वर्ष होने चाहिए। और पंजीकरण से कराने से पूरे 1 वर्ष पहले लगातार भारत में रहना पड़ेगा, ठीक है। 1 वर्ष से लगातार भारत में रहना पड़ेगा और संविधान में उल्लेखित भाषाओं में से किसी एक भाषा का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया हो। भारत सरकार से देशीकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त करके भारतीय नागरिक बन सकता है। एग्जाम्पल मैंने आपको दिया मदर टेरेसा और अदनान सामी, ठीक है। भूमि अर्जन द्वारा बाय एक्वाइजिंग ऑफ लैंड, यदि भारत सरकार द्वारा किसी नए भूभाग को अर्जित कर लिया जाता है तो वहाँ पे रहने वाले जो नागरिक हैं, व्यक्ति हैं, वो भारत के क्या बन जाएंगे? नागरिक बन जाएंगे। इसके बाद आता है नागरिकता की समाप्ति। नागरिकता अधिनियम 1955 में नागरिकता खोने के 3 कारण बताए हैं। पहले तो स्वैच्छिक त्याग या परित्याग,
जब एक व्यक्ति जो पूर्ण आयु और क्षमता का है, क्लियर, पूर्ण आयु से पता है कि वो अपनी नागरिकता को त्याग रहा है, उसकी नागरिकता की नागरिकता की समाप्ति की घोषणा करता है। फिर बर्खास्तगी द्वारा यदि कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है, उसकी भारतीय नागरिकता स्वयं बर्खास्त हो जाएगी। क्लियर। वंचित द्वारा केंद्र सरकार द्वारा भारतीय नागरिकों को आवश्यक रूप से बर्खास्त करना होगा यदि नागरिकता फर्जी तरीके से प्राप्त की गई हो। ये बर्खास्त वाला पॉइंट है। क्लियर। नागरिक ने संविधान के प्रति अनादर व्यक्त किया हो, नागरिक ने युद्ध के दौरान शत्रु के साथ गैरकानूनी रूप से संबंध स्थापित किया हो या राष्ट्र विरोधी कोई सूचना उसको दी हो, नागरिक सामान्य रूप से भारत के बाहर 7 वर्षों से रह रहा है, ठीक है, लगातार और बिना सूचना के, ठीक है। पंजीकरण या प्राकृतिक नागरिकता के 5 वर्षों के दौरान नागरिक को किसी अन्य देश में 2 वर्षों की कैद हुई हो या सज़ा हुई हो, और आर्टिकल 10 के तहत किसी भी व्यक्ति को नागरिकता के विधि के उपबंधों के अधीन सिर्फ संसदीय विधि द्वारा ही ली जा सकती है, अन्य प्रकारों से नहीं। क्लियर। तो इतना समझ में आया नागरिकता कैसे जाएगी और कैसे प्राप्त की जा सकती है। नागरिकता वाला चैप्टर कंप्लीट हुआ आपका। क्लियर। नागरिकता से संबंधित जो भी संवैधानिक प्रावधान थे हमने वो कंप्लीट किए, रिवीजन नोट्स के साथ किए। अब आपका काम है कि आप इसको अच्छे से सुनेंगे, पढ़ेंगे, अपनी बुक्स को अच्छे से पढ़ना है। और ये मैं आपको कहूँगी कि आप जो है ना शॉर्ट नोट्स में नागरिकता के नोट्स बनाइए, ताकि इसमें काफ़ी सारा प्रोविजंस दिए गए हैं। एम लक्ष्मीकांत सर की आप बुक पढ़ेंगे तो उसमें काफ़ी लंबे प्रोविजंस हैं जो शायद आप 1-2 बार पढ़ेंगे तो आपकी समझ भी नहीं आएंगे। क्लियर है। तो आपको शॉर्ट नोट्स से ही बनाने हैं नागरिकता से संबंधित, तो आप शॉर्ट नोट्स ही बनाइए और उसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, प्रीवियस ईयर लगाइए। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फर्दर प्रिपरेशन।